हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी जो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो बात तो बिल्कुल सही कही गई है। तो बोला गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ के अनुसार इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस रहे ए कि बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। क्या यह बात सही होगी? यहाँ पर बात बोला जा रहा है दोस्तों कि पाठ्यपुस्तक निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान देना है, बच्चों के अनुभवों को क्या कर देना है, निरस्त कर देना है। तो पॉइंट गलत हो जाएगा ये। दूसरा बात बोला गया है कि पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, यानी कि सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट कर देना। क्या यह बात सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में केवल लिखे। तो क्या ये पॉइंट सही होगा? यह भी सही नहीं होगा। बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, ये बिल्कुल पॉइंट सही होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अगर अध्ययन में प्रयास करने के लिए क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो क्या अन्य बच्चों के साथ तुलना करना एक बहुत ही निगेटिव टैग वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। बच्चे को प्रेरित करें, ये पॉइंट सही है। बच्चे को डांटना नहीं है, दंड नहीं देना है, ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। और बच्चे को नियंत्रण में रखने, उससे जो है कि अध्ययन में प्रयास करने हेतु आप प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों को क्या करें, प्रेरित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेरणा और सीखने के साथ साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। बात तो सही है बिल्कुल। दूसरा है कि सीखने के लिए अभिप्रेरित करने की भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। यह भी यहाँ पर अगर सही बात बोली गई है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि भावनाओं की निश्चित रूप से भूमिका होती है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितना निपुण हैं। तो ये पॉइंट भी नहीं सही है, ये बात गलत है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हम भावनाओं को अलग दे रहे हैं। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, यानी सही उत्तर की व्याख्या करने की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने का जो है कि अयोग्यता का आकलन करते हैं, या सही उत्तर का निर्माण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ये सही उत्तर की व्याख्या करने की योग्यता का आकलन करते हैं। और उसके साथ साथ ही आप इस क्वेश्चन के इस आंसर के साथ भी जा सकते हैं, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के साथ साथ। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में होता क्या है दोस्तों, सीबीएसई द्वारा जो है कि दो आंसर सही होते हैं। यदि आप दोनों में से कोई एक भी सही लगाते हैं तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था। सीबीएसई ने दो आंसर इसके लिए लॉन्च किए थे, एक ए और एक सी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी लगाते हैं तो दोनों आंसर जो है कि इस क्वेश्चन के लिए सही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, शामिल नहीं है। कौन सा नहीं शामिल है? आनुवंशिकता संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये तो निश्चित रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। कौशलों का अर्जन, हम समाज से बहुत सारे कौशल अर्जन करते हैं, तो ये पॉइंट भी है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल है।
मूल्य और विश्वासों का अर्जन भी हम समाजीकरण की हिस्सा मानते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। बल्कि आनुवंशिकता संरक्षण संचरण ये जो है समाजीकरण की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा जो है कि इसका इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मानसिक संरचना। तो मानसिक संरचना को दोस्तों आपको याद रखना है कि पियाजे के द्वारा जो नाम दिया गया है या चिंतन के निर्माण का प्रखंड है, यानी जिस शब्द का यूज किया है वो शब्द है दोस्तों स्कीमा। और बात की आप कुछ भी नई चीज़ें याद रखेंगे। मानसिक संरचना अगर पियाजे के द्वारा पूछा जाता है कि किस शब्द का यूज किया जाता है तो स्कीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं दोस्तों वाइगोत्स्की की। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और हावर्ड गार्डनर ये ऐसे 4 लोग हैं जिनसे निश्चित रूप से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलना है। तो इन चारों के वीडियोस आपको पार्टिकुलर रूप में दोस्तों हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, उनको देखना आप मत भूलिएगा। अगर आप उनको देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप इनसे 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आप देखे होंगे कि बच्चे जब जो है कि कोई कार्य करते रहते हैं तो आपस में बड़बड़ाते रहते हैं। तो उसी बात को बोला गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे वो अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, तो वो क्या है? क्या बच्चे स्वभाव से बहुत ही बातूनी होते हैं? गलत बात है। बच्चे क्या अहम केंद्रित होते हैं? ये पॉइंट भी गलत है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यहाँ ये पॉइंट सही है कि बच्चे जो है अपने कार्य को दिशा करने के लिए आपस में क्या अपने आप से ही क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया है कि बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिगम असक्षमता वाले बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर पठन विकार की समस्या को पूछा गया है, उनको क्या दिक्कत होती है? बच्चों की मानसिक विकास मंद होता है, ये पॉइंट गलत कर सकते हैं। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये पॉइंट भी गलत है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, हाँ ये पॉइंट सही है कि जो अधिगम असक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनको एक समान दिखाई देने वाले जो अक्षर या वर्ड होते हैं उनमें भ्रम होता है। जैसे वह डी और बी में अंतर नहीं समझ पाते हैं, सा को वाज और वाज को सा पढ़ देते हैं। ठीक है, क्लियर को न्यूक्लियर या न्यूक्लियर को क्लियर पढ़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि होती हैं अधिगम असक्षमता वाले बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन है आपके कि बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। बी है कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। अपसारी समाधानों को पहचानने की बात की जा रही है और यहाँ पर सृजनात्मकता का वर्ड दे दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अपसारी समाधानों में हम क्या करते हैं कि अनेक उत्तरों की तरफ जाते हैं, हमारे पास अनेक ऑप्शंस होते हैं, हम किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी दिया है कि सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है, ये भी पॉइंट गलत होगा। और बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों यदि आपको एक्सप्लेनेशन चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तभी जो है कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में बहुत से जो बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। तो आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए, यानी होमवर्क के रूप में क्या करना चाहिए? क्या शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें? तो ये पॉइंट तो कोई होगा नहीं। ठीक है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहें, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए और अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं,
उन बच्चों को हमें कोई दंड नहीं देना है, दंड देने की बात पर मना किया गया है, यानी दंड देना एक निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। जिस ऑप्शन से मिल जाए वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। डी है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय के कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़े। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, और क्योंकि जो भी चीज़ें उनके वास्तविक जीवन से जुड़ती हैं उससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यदि सीटेट एग्जाम में पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बात की जा रही है वास्तविक जीवन से उनके जोड़ने की, तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक प्रभावी कक्षा में डैश, मतलब यानी कि पहला ऑप्शन, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। क्या इसलिए कि हमेशा परीक्षा लेता रहता है इसलिए वे उत्सुक और तैयार रहते हैं? बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वे शारीरिक मौखिक दंड का प्रयोग करते हैं। तो ये बात गलत है कि बच्चे जो है शिक्षक से डरते हैं। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, तो ये पॉइंट सही होगा, न कि ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई रही है कि नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन आपके रहे कि शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। बात किया जा रहा है ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यानी कि कोई भी ज्ञान का जो भाग है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक जो समझ है ना दोस्तों उसको प्राप्त करने के लिए उसको कठिन बनाएगा। यानी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी नहीं होंगी, हम कोई बिल्कुल नई चीज़ जो है उनके सामने जो है बताएंगे, तो जो उनके बारे में अवधारणात्मक समझ है उनको प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं कि यह आवश्यक रूप से दर्शाता है। यानी कि माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, तो यह आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? क्या भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव दिखाता है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति और पोषण पर बहस, हाँ ये पॉइंट हो सकता है। बाह्य कारक के रूप में विकास पर चर्चा, बिल्कुल नहीं। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है? तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। बात किया जा रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन कब होता है? पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी, उनमें से अमूर्त चिंतन किस में होता है? तो लास्ट स्टेज में होता है। उस लास्ट स्टेज का नाम क्या है दोस्तों? तो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली है संवेदी गति की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन होता है, यानी इन चिंतन के लिए क्षमता का विकास होता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछा जाता है कि इन चारों अवस्थाओं को कि जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा, यानी जैसे को तैसा, यानी आप जो है मेरे लिए करेंगे कोई काम और मैं आपके लिए कोई काम करूँगा। तो यह कैसे, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जीन पियाजे हुए, वाइगोत्स्की हुए, कोहलबर्ग हुए, हावर्ड गार्डनर हुए, इन चारों लोगों से निश्चित रूप से हर एक लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। आपको क्या समझ में आ रहा है
यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपके लिए करूँगा और आप मेरे लिए करेंगे, यानी सहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, सहायक यानी सहायता यानी सहायक, सहयोगी, उद्देश्य अभिमुखीकरण, यानी ये क्वेश्चन आपका, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग किए कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें जो है कि समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोज़ को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।